जी हां, आज सबकी नजर इसी पर है कि हैदराबाद कौन फतेह करेगा, हैदराबाद कौन जीतेगा। इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जबरदस्त उलटफेर हो रहा है। पहली बार यहां बीजेपी का कमल खिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान में, अभी तक के रुझानों में बीजेपी ने जोरदार बढ़त बना ली है। टीआरएस की बात करें तो टीआरएस पीछे छूटती हुई नजर आ रही है और पहली बार ओबीसी के गढ़ में बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, धुआंधार प्रचार का असर इसे कह लीजिए आप, या फिर बीजेपी ने जो एजेंडा सेट किया था सीधा असर देखने को मिल रहा है। 85 सीटों पर इस वक्त बीजेपी रुझानों में आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। वहीं सत्तारूढ़ टीआरएस 35 सीटों पर आगे चल रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये अभी हालिया स्थिति आपको बता रहे हैं, लेकिन आखिर इतनी बड़ी जीत की ओर कैसे बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ अभय कुमार दुबे जी, रामकृपाल सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उनका रुख करने से पहले बड़ी खबर एक बार फिर बता दें आपको, बीजेपी जबरदस्त जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि बहुत जल्द होगा अभी ये कहना, जैसा कि जानकार कह रहे हैं, क्योंकि 10:30 ही अभी बजे हैं। अब जाकर के जो पोस्टल बैलेट्स के बाद बैलेट बॉक्स खुले होंगे, उनकी काउंटिंग शुरू हो रही होगी और जल्द है। बीजेपी ये कह रही है कि बहुत जल्द है, कांग्रेस भी ये कह रही है, लेकिन 2016 भी याद दिला रही है। अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं, सीधा उनका रुख कर लेती हूं। अभय जी, ये इतनी बड़ी जीत की ओर सीधा सीधा इसका क्या मतलब निकलता है? आखिर ऐसा क्या करिश्मा इन चुनाव में बीजेपी ने किया जिसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है? देखिए, अगर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के परिणाम पहले के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कहना मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, बहुत अच्छे होते हैं, तो वो धीरे धीरे लंबे अरसे से तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया है। और उसका पहला असर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस से 4 लोकसभा सीटें जीत ली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के दौरान एक बहुत अच्छा परिणाम निकाला। जो के चंद्रशेखर राव का अपना गढ़ था, पारिवारिक गढ़ था, उस गढ़ में से उन्होंने एक सीट उपचुनाव में जीती। तो उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी काम अपना बढ़ाया है वहां पर। जहां तक हैदराबाद नगर निगम का सवाल है, वहां की राजनीति बहुत लंबे अरसे से, यानी एक शुरुआत से ही सांप्रदायिक आधार पर बटी हुई है। मुझे वो जमाना याद है जबकि एमआईएम के जो संस्थापक थे असदुद्दीन ओवैसी के पिता, वो चुनाव वहां से लड़ते थे और उनके मुकाबले हिंदुत्ववादी शक्तियां उनके मुकाबले टाइगर नरेंद्र को खड़ा करती थी और दोनों के बीच चुनाव होता था। उसमें असदुद्दीन ओवैसी के पिता उसमें चुनाव जीत जाते थे। तो वो सांप्रदायिक आधार पर बटा हुआ है और ऐसी जगह पर सर बहुत स्पष्ट शब्दों में लड़ना बहुत आसान होता है। ये हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई बीजेपी ने बना दी इन चुनाव को? नहीं, मैं ये कहूंगा हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई तो वहां पे हमेशा होती ही है। ये मानना कि इस चुनाव में विशेष रूप से हो रही है, ये कहना गलत है। ठीक है, देखिए, मेरे पास कई अध्ययन मौजूद हैं और जब 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी, 1993 में मैंने सांप्रदायिकता के स्रोत नामक एक संकलन संपादन किया था। उसमें एक लेख पूरा का पूरा हैदराबाद शहर की राजनीति के ऊपर था, जिसमें साफ दिखाई पड़ता था कि सांप्रदायिक आधार पर वहां की चुनावी राजनीति बढ़ी रहती है। तो नब्ज टटोल लिया, यानी कि बीजेपी ने नब्ज टटोला, उस पर काम किया, ये साफ साफ समझ आता है। लेकिन टीआरएस और एआईएमआईएम, रामकृपाल जी, आखिर इनको इतना बड़ा नुकसान होते कैसे दिखाई पड़ रहा है? वजह क्या रही? देखिए, जो अभी तक रुझान के संकेत हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना माना जाएगा। देखिए, क्या होता है, परिणाम नहीं होता है, हार और जीत वही सारा फैसला नहीं होता। आप एक चीज देखिए कि जिस बीजेपी को उत्तर भारत की और सिर्फ भगवा पार्टी माना जाता था और भाषा के सवाल पर हमेशा एक ऐसी बात की जाती थी, दक्षिण भारत में एक्सेप्टेंस बीजेपी की एक बहुत बड़ी चीज है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि दक्षिण भारत में एक तरह से स्वीकार्यता, या दक्षिण भारत में अगर बीजेपी विपक्ष में रह करके भी एक ताकत बनती है, तो मैं समझता हूं कि आप देखिए पूरी की पूरी, मैं कह रहा हूं, दक्षिण भारत की जो राजनीति आज की तारीख नहीं, रामकृपाल जी, सर इस बात का जिक्र आपने पहले भी किया था। मैं ये बात समझना चाहती हूँ सर कि
मुख्य पार्टी टीआरएस थी, लेकिन आपने देखा था कि चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे थे, किसी ने जिक्र नहीं किया उनका, मात्र फोकस था असदुद्दीन ओवैसी पर। तो क्या वाकई में बीजेपी की तरफ से हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो होता है ना कि जनता कोई रबड़ है जिसको कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जिधर चाहे कि घुमा देगी, ऐसा नहीं है। जैसा अभय जी ने खुद कहा इस बात को कि 77 में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी कांग्रेस को, और हैदराबाद में सीट की थी उससे। तो मैं ये कह रहा हूं, आंध्रा में सीट की थी, सॉरी। तो ये कह रहा हूं कि जनता जो है, देखिए, जो मेहनत कश है, जो खेत में काम करता है, जो तमाम तरह की बात, जो श्रम से जुड़ा हुआ है, वो अपने वोट की कीमत समझता है, और पूरे समाज के बारे में उसकी जो दृष्टि होती है वो ये बैठ करके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने वालों से बेहतर होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जनता, एक जो पूरा देश का जो माहौल है, जो सारी चीजें बनी हुई है, वो जनता अपने आप तय करती है। ऐसा नहीं है कि आप जनता में जाएंगे, वोट के समय मनस फैला देंगे और बाकी 5 साल। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वोटर समझदार हो गया है, जनता समझदार हो गई है, बहकावे में नहीं आने वाला है वोटर। सर, मैं लौटूंगी, लेकिन मुझे हैदराबाद का रुख करना होगा। वहां पर राजकिरण मेरे सहयोगी मौजूद हैं अपडेट के लिए। काफी देर हो गई, जरा ताजा तस्वीर क्या है, हालात क्या है, वो जान लेते हैं। राजकिरण, बताइए जरा अपडेट क्या है इस वक्त का। हाँ, अभी हम बीजेपी ऑफिस के अंदर है। बीजेपी ऑफिस के अंदर अभी पूरा कार्यकर्ता आए नहीं है, कुछ कुछ बहुत ही कम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। पर हमारे साथ एक महिला मोर्चा के यहाँ के एक लीडर है, उनसे बात करेंगे कि इस रिजल्ट को किस तरह से देख रहे हैं। मैडम, बताइए, इस रिजल्ट को जिस तरह से बीजेपी ने आगे जा रहा है 74 सीट से, किस तरह से देखते हैं? हमारा आज काउंटिंग से पहले ही हमारा जीत हो गया। मैं बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी जयश्री हूँ। तो हमारा ये काउंटिंग के लिए हम वेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा जीत जीएचएमसी में ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि अभी जो टीआरएस पार्टी जो चल रहा है, वो एमएम के साथ मिलके जो जैसा काम कर रहे हैं, उसमें क्या सब लोगों को, मतलब प्रजा को दबा के जो अपना मर्जी में आए करे, वो फैमिली सिस्टम से खाली फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट होने वाला, और नहीं तो कमीशन काम वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो कमीशन वाले काम लेना, और लोगों को जो अच्छा होता है वो छोड़ के बाकी सब करना, ये सब कर रहे थे। और उसको क्वेश्चन करने के लिए लोग डर रहे थे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो डर निकाल दिए। तो डर निकाल के अभी क्वेश्चन नहीं करें हम। अभी स्लम्स में भी जो भी है, अभी बारिश हुआ, कोरोना आया, जिसमें भी हो, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए डर रहे थे। उस बैकग्राउंड में हम लोगों का साथ, मतलब हम लोग रिवोल्ट हुए जैसा, मतलब प्रजा हित में नहीं है। जो टीआरएस अभी पार्टी एमएम के साथ मिलके उन लोगों को इनडायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर। ये बताइए मैडम कि मेन मुद्दा कौन सा है इस इलेक्शन में? आपको ये रिजल्ट दिखाने का कौन सा वो मुद्दा है जिस ये इलेक्शन में इतना प्रभाव दिखा रहा है आपको? डेवलपमेंट बोल रहे हैं। हैदराबाद का डेवलपमेंट जो तेलंगाना डिवाइड हुआ था तब जो है अभी भी वही है, और उसके आगे जो हम लोग सोच के पानी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो भी छोटा सा कमेंट मैं आप दोनों से चाहूंगी, अभय कुमार दुबे जी और रामकृपाल सिंह जी, आप दोनों से। ठीक है राजकिरण, वापस आपके पास आते हैं। सर, केतन जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट। बीजेपी बता रही है डेवलपमेंट में वोट दिया है जनता ने। अभय जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी, क्या ये वाकई डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव हुआ? बीजेपी को इसलिए चुना जनता ने? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन ये मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक उभर चुकी राष्ट्रीय शक्ति है, और उसने दक्षिण भारत के एक हिस्से पर पहले से ही अपना प्रभाव जमा लिया है। आप देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है, पहले भी सरकार रह चुकी है, और वो हमेशा सरकार बनाने की स्थिति में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा निशाना आंध्र प्रदेश था, और तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अभी तेलंगाना में उसका प्रभाव बढ़ता हुआ दिख रहा है।
उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जमकर काम कर रही है। मेरा मानना है अगला जब चुनाव होगा तो आंध्र प्रदेश में भी भाजपा के नतीजे अच्छे होंगे। अब अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होना है। ठीक है, आगे की तैयारी है, इसे सिर्फ इस छोटे परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए बल्कि आगे की तैयारी है। रामकृपाल जी, बहुत कम शब्दों में सब डेवलपमेंट था कहीं? बीजेपी भले अभी दलील दे रही हो। देखिए, मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर किसी पार्टी का कोई एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है तो दो चीजें होती हैं। जो मौजूदा पार्टी थी जिसका सत्ता में थी, या तो वो इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है उससे लोग ऊब गए हैं। और मैं ये बार बार कहता हूँ रामकृपाल सर, जो आपने बात कही थी हैदराबाद से बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।